तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइज़, आज की इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। डीसीए, पीजीडीसीए और बीसीए ऑल सेमेस्टर के लिए फंडामेंटल की क्लास जरूरी है। और आज की फंडामेंटल क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साउंड इन मल्टीमीडिया, यानी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ साउंड इन मल्टीमीडिया। तो यूनिट 2 यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मतलब आपका साउंड का काम होता है। साउंड क्या होता है, साउंड किस प्रकार से मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक है और कितने कैसे प्रकार के साउंड होते हैं, मुख्य रूप से कैसे साउंड काम करता है, इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम जानेंगे। तो थ्योरी की आपकी क्लास चालू हो चुकी है, सभी बच्चे 9 बज चुके हैं। प्रतिदिन 9 बजे आपकी क्लास लगती है रात्रि में, तो आप सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। रोहित स्टडी हब के माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर की क्लासेस और आल प्रकार से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आप सभी करवाई जाती है। तो आप सारे के सारे बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर जिसने अब तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं साउंड की। तो साउंड जो होता है एनालॉग और डिजिटल में से किसी एक बेसिक तरीके से स्टोर किए जाते हैं, जिसको मतलब कि फॉर्मेट्स कहा जाता है। ठीक है, यानी साउंड जो होते हैं 2 प्रकार के होंगे, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। दोनों के सिंबल्स नीचे मैंने दर्शाया हुआ है। एनालॉग सिग्नल साउंड कैसे होते हैं और डिजिटल साउंड कैसे होते हैं। साउंड्स जो होंगे डिजिटल में से किसी एक बेसिक तरीके से स्टोर किए जाते हैं। साउंड जो होंगे एनालॉग तरीके से स्टोर किए जा सकते हैं या फिर डिजिटल तरीके से स्टोर किए जाते हैं। और इनमें से किसी एक बेसिक तरीके से स्टोर करने की विधि होती है, जिसे हम लोग फॉर्मेट्स कहा जाता है। फॉर्मेट्स के नाम से इसको जानते हैं, फॉर्मेट्स हम लोग कहेंगे। पहले के फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले के फॉर्मेट में साउंड को ऐसे रूप में स्टोर करते थे जो कि ओरिजिनल साउंड वेव की तरह होते थे। यानी इस प्रकार से स्टोर किए जाते थे, ऐसा लगता था मानो ओरिजिनल साउंड ही चल रहा है या ओरिजिनल साउंड के रूप में ही डेटा पूरा का पूरा स्टोर किया जाता था। और इसको मतलब एनालॉग रिकॉर्डिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एनालॉग रिकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता था। एनालॉग रिकॉर्डिंग उसको कहा जाता था। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं। उसके बाद फ्रेंड बात करने वाले हैं हम आगे। तो एनालॉग रिकॉर्डिंग के पश्चात यहाँ पर होता है आपका एनालॉग रिकॉर्डिंग कहा जाता था पहले इसको। उसके पश्चात फिर क्या हुआ, एनालॉग रिकॉर्डिंग के पश्चात ये फॉर्मेट जो है वो एनालॉग कहलाए। क्या कहलाए? फॉर्मेट जो पूरे के पूरे वो एनालॉग फॉर्मेट कहलाए, क्योंकि जो साउंड वेव का फॉर्म, जिसे हम वेव फॉर्म कहते हैं, वो रिकॉर्डिंग में ओरिजिनल वेव फॉर्म जैसा होता था। कैसा होता था? ओरिजिनल वेव फॉर्म के जैसा होता था। और अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग वेव फॉर्म जो है वो ओरिजिनल वेव फॉर्म की क्या है? कॉपी होता है। क्या होता है? ओरिजिनल वेव फॉर्म की कॉपी होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बात करने वाले दोस्तों एनालॉग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का चित्र दिया हुआ है। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं इस प्रकार के, ये सीधी रेखा में गमन करते हैं और श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। कैसे चलते हैं? ये श्रृंग और गर्त के रूप में एनालॉग सिग्नल चलते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये जो ऊपर उठते हैं जिसको क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। और नीचे आते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। तो श्रृंग में जब ये जाते हैं और श्रृंग में और नीचे जब आते हैं तो श्रृंग से जो अब ये आते हैं जिसको क्या बोलते हैं? इसकी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी आवर्ती। श्रृंग से श्रृंग में आने का जो समय होता है इसको आवर्तकाल बोला जाता है। ठीक है, श्रृंग और गर्त में चली गई दूरी को उसका आवर्तकाल कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तरंग धैर्यता यानी फ्रिक्वेंसी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ये चलते हैं, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। डिजिटल साउंड जो होते हैं वो डिजिट के रूप में चलते हैं। इस प्रकार से डिजिटल साउंड होते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के रूप में प्रदर्शित हो रहा है कि डिजिटल साउंड किस प्रकार से कार्य करते हैं और डिजिटल साउंड क्या होते हैं। तो गाइस, दोनों चीज़ों को आपको मतलब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके आगे जब आप मल्टीमीडिया में किसी प्रकार से जब वीडियो एनिमेशंस करेंगे या वीडियो निर्माण करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, मुख्य रूप से आपको ये चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियरली अच्छे से आपको यूज़ करना है, अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बात करना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ने के। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बने। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो अन्य शब्दों में हम लोग इसको रिकॉर्डिंग वेव या फिर ओरिजिनल वेव फॉर्म की कॉपी होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बताऊंगा मैं आपको। देखिए, प्लेबैक के दौरान क्या होता है, डिजिटल फाइल को क्या होता है कि वापस एनालॉग फाइल में बदला जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का ही कार्य होता है। तब जाकर के हम किसी भी गाने को या फिर किसी भी साउंड को जो है वो सुन सकते हैं, क्योंकि और इन्हें मतलब कि स्पीकर फील्ड में फिट किया जाता है। ठीक है, स्पीकर में क्या किया जाता है? पूरा का पूरा फिट किया जाता है। स्पीकर में जब ये फिट हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिक कन्वर्जन और एनालॉग सिग्नल को
डिजिटलाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की एक सीरीज में ट्रांसफर कर देता है वो, ठीक है। और डिजिटलाइजेशन सैम्पलिंग और आपका क्वांटिजेशन से बनता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। डिजिटलाइजेशन जो होता है वो सैम्पलिंग और क्वांटिजेशन से बनता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एनालॉग से डिजिटल न्यूमेरिक कन्वर्जन, एनालॉग सिग्नल को डिजिटलाइजेशन के द्वारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन की एक सीरीज में ट्रांसफ़र कर देता है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं सिंपलिंग जो प्रक्रिया होती है। सिंपलिंग की जो प्रक्रिया होती है, उस सिंपलिंग की प्रक्रिया में ओरिजिनल एनालॉग साउंड जो होते हैं, क्या होते हैं आपके ओरिजिनल एनालॉग साउंड जो होते हैं, सिंपलिंग की प्रक्रिया में ओरिजिनल एनालॉग साउंड्स जो होते हैं वो वेव को क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और इसी को क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव करने के पश्चात बाद में रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है और सेव करने के पश्चात बाद में उसको रिप्लाई कर दिया जाता है। सिस्टम साउंड के सैंपल्स जो होते हैं वो बनते हैं और इसके लिए निश्चित अंतराल पर इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के मतलब कि आपका स्लैब स्लॉट्स जो होते हैं कुल मिलाकर के बनाए जाते हैं, यानी कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के स्लॉट बना करके रखे जाते हैं ताकि उसका यूज़र उनका यूज़ कर सके यूज़र, ठीक है। उदाहरण की अगर बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर x पर साउंड को अगर आपने शायद एम्पलीट्यूड, ठीक है, y के साथ अगर मापा गया है, मान लेते हैं अगर एक साउंड अगर x है, उसको अगर आप एम्पलीट्यूड मतलब उसकी ध्वनि की तीव्रता जो रहेगी उसको अगर आप y के साथ अगर मापेंगे तो ये सैंपल रेट, उसकी जितनी ज़्यादा सैंपल रेट होगी उतने ही बेहतर ढंग से डिजिटल साउंड क्या करेगा, रियल लाइफ सोर्स को वापस करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जितने अच्छी तरीके से एनालॉग सिग्नल जाएगा तो डिजिटल सिग्नल उसको क्या करता है, उसी रूप में वापस करके दिखाने का काम करता है। और इसे स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए डिस्क स्पेस भी अधिक लगती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि डिस्क मतलब कि जिस डिस्क में हम इसको सेव करेंगे, लोकल डिस्क ड्राइव C, D, E, F जहाँ पर भी हम इसको सेव करेंगे तो उसमें इसकी स्पेस की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल जो कि आपका सैंपलिंग टाइम में मिलते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, सैंपल जो होते हैं वो सैंपलिंग टाइम में मिलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, सैंपलिंग टाइम में मिलने के साथ साथ सैंपलिंग टाइम मिलते हैं उसको मतलब कि क्या करता है, 8 बिट वैल्यू, ठीक है, कितने बिट वैल्यू, 8 बिट वैल्यू या फिर 16 बिट वैल्यू से क्या करता है, वो दर्शाने का कार्य करता है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। और बहुत हाई फिडेलिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका हाई फिडेलिटी का उपयोग करता है। हाई फिडेलिटी साउंड के लिए मतलब क्या करता है, वो 32 बिट तक की हायर बिट वैल्यू और मतलब इसका प्रयोग पूरा का पूरा करता है। उसके पश्चात इसमें मतलब कि आपका थ्योरम के अनुसार जो मतलब कि नाइक्यूट्स जो थ्योरम है उसके अनुसार मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सैम्पलिंग रेट को क्या करता है, कम से कम एनालॉग वेव फॉर्म में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का दुगना होना चाहिए। जैसे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेट जो होता है तो फ्रीक्वेंसी रेट का पूरा दुगना मान होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इससे सिग्नल को अच्छी तरीके से क्या किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। सिग्नल को अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और रिप्रोड्यूस किए जाने के साथ साथ इसको सैम्पलिंग रेट इसकी जितनी अधिक होगी उसका रिजल्ट भी जो है वो उतना ही अच्छा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो सैम्पलिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना, भूलना नहीं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं आपको। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और सैम्पलिंग रेट को जो है किलो हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, किलो हर्ट्ज से मापा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात मैं आगे बात करने वाला हूँ कि आमतौर पर इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू की अगर बात करेंगे तो साउंड की वैल्यू जो होती है 8, 11, 22 और मतलब 44.1 किलो हर्ट्ज की होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो CD क्वालिटी ऑडियो के लिए जो है आपका सैम्पलिंग रेट, ठीक है, CD क्वालिटी या ऑडियो के लिए जो सैम्पलिंग रेट है वो मतलब 44.1 किलो हर्ट्ज होता है। कितना होता है, तो 44.1 किलो हर्ट्ज होता है। और फ़ोन क्वालिटी जो है वो ऑडियो के लिए जो है वो 8 किलो हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 किलो हर्ट्ज होती है फ़ोन की क्वालिटी। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं। उसके पश्चात यहाँ पर होता है नेक्स्ट, तो एनालॉग की अगर बात करते हैं तो एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक साउंड जो होते हैं वो साउंड के सैंपल, यानी हम कह सकते हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी का तो समझ पा रहे हो ना, तरंग दैर्घ्य कैसे चलती है। आप अगर देखे होंगे, आपने अगर किसी पानी में तालाब के किनारे आप जाना और तालाब के किनारे जाने के पश्चात पानी में आप क्या करना, पत्थर मारना। जैसे ही आप उस पानी में क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे तो पत्थर जाकर के अपना स्थान घेरेगा। कहाँ पर, उस पानी में पत्थर ने क्या किया, अपना स्थान घेरा।
तो आप देखेंगे कि वहाँ से जो पूरी की पूरी जो पानी जैसे अपना स्थान वो पत्थर घेरता है तो पानी वहाँ से दूर सरकने लगता है। पानी जब दूर सरकने लगता है तो पानी आप उसको अगर देखते जाएंगे उन लहरों को, तो लहरें जाकर के सीधे समुद्र या फिर तालाब के अंतिम छोर पर, ठीक है, अगर आप तालाब पर खड़े होकर के देख रहे हैं तो देखेंगे तालाब के अंतिम छोर तक जाकर के वो पूरी पूरी तरंगे क्या होती है, टकराती हैं। तो जो तरंगे आपकी जो टकरा रही थी, वो तरंगे का जो टकराव है कुल मिलाकर के वही तो है फ्रीक्वेंसी। उसी के रूप में, वैसी फ्रीक्वेंसी के रूप में आपके साउंड चलते हैं, ठीक है। और वो देखेंगे आप फ्रीक्वेंसी जब चलती तो सरंग और गर्त के रूप में चलते हैं। ऊपर अगर उठते हैं तो उसको सरंग कहते हैं, और नीचे की ओर अगर वो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको कंपलसरी कंप्लीटली रूप से दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं, तो जो आपका क्वांटिजेशन जो होता है, क्वांटिजेशन से कभी कभी अवांछित बैकग्राउंड की नॉइस उत्पन्न होती है। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वांटिजेशन को बिट्स की संख्या से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो क्वांटिजेशन को बिट्स की संख्या से मापा जाता है। और आमतौर पर इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, आमतौर पर जो आपकी क्वांटिजेशन की जो वैल्यू होती है वो आमतौर पर कितनी होती है फ्रेंड्स, वो होती है आपका 8 × 12, और मतलब 8 और 12 और आपकी 16 बिट्स की होती है। 8 होती है, 12 होती है और 16 बिट की होती है। यहाँ इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना, याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना। ये दोनों चीज़ें आपकी कंपलसरी होती हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। अब बात करने वाला हूँ मैं साउंड्स क्वालिटी इन मल्टीमीडिया। साउंड की क्वालिटी क्या है, साउंड की क्वालिटी कैसी होती है, तो साउंड क्वालिटी इन मल्टीमीडिया हम देखते हैं यहाँ पर। तो सामान्यतः साउंड क्वालिटी उस प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। साउंड क्वालिटी जो होती है, तो साउंड क्वालिटी को उस प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है जिसे पूरी तरह से जांचा नहीं गया हो। याद रखना, जिसे पूरी तरीके से जांचा नहीं गया हो। उदाहरण की अगर बात करने वाला हूँ मैं, तो उदाहरण के लिए आपका जो हर्ष साउंड, ठीक है, हर्ष साउंड यानी कि जो कैसेस जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ में जैसे कि हास्य शब्द से ही दर्द या फिर कोशिश का अंदाज लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि साउंड की क्वालिटी, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बोल रहा है तो उसके उस बोलने में जो आवाज़ आ रही है, तो उस बोलने वाली आवाज़ से ही हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति खुश है या खुश नहीं है, ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति खुश है या खुश नहीं है। तो ये पता किससे चलता है, तो साउंड की क्वालिटी से ही पता चलता है। तो मल्टीमीडिया में भी मतलब कि मल्टीमीडिया में साउंड एक महत्वपूर्ण आपका क्या है, कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, तत्व होता है। साउंड की अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक तत्व होता है, क्योंकि इससे ही पता चलता है, साउंड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर कंपलसरी रूप से याद रखना है, भूलना नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है। पीजीडी से फर्स्ट सेमेस्टर, बीसीए, डीसीए सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। अगर आप क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अगर समझना है या बेटर तरीके से अगर इन चीज़ों को अगर पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर के साउंड कार्ड क्वालिटी को उस प्रभाव से जोड़ करके देखा जाता है जिसे पूरी तरीके से जांचा नहीं गया हो। उदाहरण के लिए आप जैसे कि जो साउंड्स होते हैं उनको, जैसे कि अगर कोई साउंड्स अगर आपके पास आ रहा है तो हास्य साउंड है, ये तो उसका पूरा पूरा अंदाज वहाँ पर लगाया जा सकता है। कोमल शब्द की बात, अगर जैसे कोमल शब्द है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो प्यार के शब्द हैं, मतलब कि प्योर शुद्ध शब्द हैं या फिर प्यार से बोले गए शब्द हैं। इस प्रकार से मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं। और उनको सुनने से आनंद या फिर शांति का भी अंदाज लगाया जा सकता है। खासतौर के जैसे कि आपके वोवेल्स और आपके कंसोनेंट्स जो होते हैं उनके साउंड के बीच में समानता से जो पैटर्न बनते हैं वह आपके पारंपरिक इंटरप्रिएशन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन के प्रयोग से ही कुल मिला करके साउंड की क्वालिटी निर्धारित की जाती है। साउंड हम जैसा बोलेंगे तो बोलने के हिसाब से ऑटोमेटिकली साउंड क्या होता है, साउंड का उच्चारण होने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि ये आपका, अब बात करने वाले साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी में आपका देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क क्वालिटी। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है सभी को पता है, सीडी, ठीक है, सीडी क्वालिटी। तो सीडी क्वालिटी क्या होता है आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क क्वालिटी। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी ड्राइव, सीडी आप सभी लोगों ने देखे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका साउंड की फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले साउंड क्वालिटी, तो आप देख सकते हैं अभी हमें साउंड क्वालिटी का चित्र आपके सामने मैंने प्रदर्शित करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ इसका चित्र देख सकते हैं बना हुआ है। इस कान से मतलब आपकी देखिए श्रृंग के रूप में, श्रृंग गर्त के रूप में आवाज आ रही थी, मतलब दोनों तरफ से आवाज आ सकती है। तो श्रृंग गर्त के रूप में पूरी आवाज आपके सामने आएंगी। तो ये आप पूरा ये देख सकते हैं। देखिए साइड वेयर ये दोनों तरफ मतलब कि श्रृंग की आवाज और गर्त की आवाज। तो सिग्नल्स ऐसे चलते ही हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इस प्रकार से श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, भूलना नहीं है, करना है।
तो साउंड्स क्वालिटी जो होते हैं कैसे चलते हैं, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सरंग और गर्द के रूप में चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ऐसे सरंग और गर्द के रूप में पूरे पूरे आपके सिग्नल्स चलते हैं, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क क्वालिटी की। सीडी क्वालिटी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्वालिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क क्वालिटी यानी कि सीडी। तो आप नीचे सीडी का पूरा चित्र देख सकते हैं, ये आपके सामने एक सीडी का चित्र जो है बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। एक हाई क्वालिटी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है कुल मिलाकर के, ये मतलब कि संग्रह डिवाइस होती है, संग्रहण क्षमता वाली डिवाइस होती है, ठीक है। अभी अगर हम किसी चीज़ को अगर यहाँ पर अगर लेकर रखना चाहते हैं तो ये सीडी में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। आपके सामने सीडी का सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा सीडी का सिंबल। और एक हाई क्वालिटी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या करती है, प्रत्येक ड्राइव में, यानी आपको याद रखना है कि जब भी अगर हम लोग इसको किसी भी ड्राइव में अगर प्ले करेंगे तो कोई भी ड्राइव पर आप इसको प्ले करेंगे तो हर समय ये प्ले करते रहती है, ठीक है। मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो है प्रत्येक ड्राइव में हर समय प्ले करते रहती है, ठीक है। प्रत्येक जिसमें प्रदर्शन और लाइफ टाइम कुल मिला करके लाइफ टाइम एप्लीकेशंस के अनुरूप होता है। क्या होता है, लाइफ टाइम एप्लीकेशंस के पूरा अनुरूप होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क जो रहती है फॉर्मेट वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की डिस्क होती है। और अच्छी क्वालिटी की डिस्क होने के साथ साथ हम इसमें सीडी की जो क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। सुनिश्चित करने का मतलब मेरा ये है कि कितने अच्छी क्वालिटी से ये चल रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी से आवाज़ इसमें आएगी, वो पूरा का पूरा हम यहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके लिए यह भी देखना होता है कि सभी पैरामीटर्स जो हैं कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है। इसके लिए ये भी देखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि सभी जो पैरामीटर्स जो हैं वो निर्धारित रेंज के भीतर काम कर रहे हैं या नहीं, निर्धारित रेंज के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को देखना यहाँ पर आवश्यक है। डिस्क क्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्क क्वालिटी मापन के लिए जो है एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, और इस प्रकार में से आप अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क की क्वालिटी को मापा जा सकता है। तो अभी डिस्क क्वालिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्क क्वालिटी के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहला होता है आपका एरर रेट। क्या होता है, सबसे पहला आपका एरर रेट होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एरर रेट होता है सबसे पहला। एरर रेट की बात करेंगे तो इसका जो होता है कुल मिला करके इसकी जो क्वालिटी मापने का जो सबसे आसान तरीका होता है एरर रेट। और इसमें एरर रेट जो होता है मापना, एरर रेट में इसमें सबसे सीरियल डिफेक्ट्स की वजह से क्या होते हैं, एरर रेट बढ़ जाएगी। एरर रेट की जो क्वालिटी है यानी कि एरर की क्वालिटी और सिक्योरिटी दोनों को देखने पर हमें क्या होता है, डिस्क की क्वालिटी को हम एक ही अच्छी तस्वीर मिलती है कुल मिला करके, एक अच्छी तस्वीर के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। प्लेबैक जो होता है कुल मिला करके एरर्स दो चीज़ों से ही हो सकते हैं। दो चीज़ों से होने के पश्चात आपका लोकल जो होते हैं आपके लोकलाइज ये डिफेक्टर और आपका 4 पिट जियोमेट्री जो होते हैं कुल मिला करके, इस प्रकार से जैसे कि आपकी जो पिट जियोमेट्री, अलग अलग प्रकार की जियोमेट्री की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, साउंड की क्वालिटी को देखने के काम आते हैं, साउंड की क्वालिटी को नापने के काम आते हैं, ठीक है। तो एक डिस्क को अगर आप प्ले करने के लिए अगर आप रिफ्लेक्टिव लेजर बीम को क्या करेंगे, अगर रिफ्लेक्टिव लेजर बीम है मान लीजिए, तो उस रिफ्लेक्टिव लेजर बीम को ट्रैक करके फ्लोइंग मतलब आपका फॉलोइंग जनरेट करना अगर चाहते हैं, फॉलोइंग अगर जनरेट करना चाहते हैं और अगर फोकस सर्वे सिग्नल्स को भी अगर देना चाहते हैं ताकि प्लेयर ट्रैक का पीछा कर सके, ठीक है। तो फोकस कर रहे हैं, अगर वो फोकस कर रहे हैं तो सही सर्वे सिग्नल्स को का जो जनरेशन वो होगा पूरी तरह से डिस्क के पिट्स की साइज और शेप पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, पिट्स की साइज और शेप पर ये निर्भर करता है। इसको आपको ध्यान देना अच्छी तरीके से। और कहने का मतलब मेरा ये है कि डिस्क की साइज पर तो निर्भर होगा और सही पिट ज्योमेट्री के बिना डिस्क अच्छी तरह से प्ले नहीं हो सकती, इसको भी आपको याद रखना है। इसलिए आपको सही पिट ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी, जो क्या करता है, डिस्क को प्ले करने का काम करता है, डिस्क को चलाने का काम करता है। आप सभी लोगों ने सीडी प्लेयर तो देखा ही होगा, ठीक है। डीवीडी प्लेयर जो होता है, तो डीवीडी प्लेयर के माध्यम से किसी डेटा को कैसे चलाया जाता है, किसी डीवीडी में मैंने आप सभी लोगों को बताया था, डीवीडी में जब हम कोई डेटा लोड हो जाता है तो उसको डीवीडी के माध्यम से पढ़ा जाता है। डीवीडी में हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो हम लोगों ने डीवीडी अगर प्ले किया है तो ऑटोमेटिकली पिक्चर को पढ़ने का काम करता है और पिक्चर पढ़ करके पूरा लेज़र लाइट जो होते हैं वो उस डिस्क में डाली जाने वाली तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पढ़ करके हमारे सामने चीज़ों को प्रदर्शित करने का कार्य करती है।
चलिए गाइस, आज आगे हम बात करने वाले हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेडियो की क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी क्वालिटी। तो यहाँ देखेंगे इस रेडियो क्वालिटी के बारे में। तो रेडियो जो होता है, साउंड को हवा के माध्यम से भी तेज भेजा जा सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जितनी गति से आपकी हवा चलती है उससे भी तेज गति से साउंड को भेजा जा सकता है, साउंड को चलाया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले जो है साउंड को हमने इससे पहले देखा था कि साउंड को समान इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से माइक्रोचिप की सहायता से कन्वर्ट करते हैं और इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या किया जाता है, फिर एम्पलीफायर या फिर मॉड्यूलेशन करके हवा में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले साउंड को क्या किया जाता है, डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है और डिजिटल रूप से स्टोर करने के पश्चात उसको विभिन्न प्रकार के जो एम्पलीफायर जो होते हैं, जैसे कि हम लोग चलाते हैं एम्पलीफायर्स के माध्यम से, तो एम्पलीफायर्स और मॉड्यूलेट करके उसको क्या किया जाता है, हवा में पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी रेडियो रिसीवर के द्वारा उत्पन्न कर ली जाती है और उत्पन्न करने के पश्चात फिर इसे वो क्या करता है, डीमोड्यूल करता है। तो मैंने आपको इससे पहले मॉडेम का भी काम बताया था, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो उसी प्रकार से इसका काम होता है और डीमोड्यूल करके ओरिजिनल साउंड को क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में एम्पलीफिल्ड या एम्पलीफाइड जो होता है आपका, उस पर भेजता है और ये सिग्नल जो होते हैं फिर से साउंड स्पीकर को भेज देते हैं और ठीक वही साउंड रिप्रोड्यूस करते हैं जो कि माइक्रोफोन के सामने बोली गई थी। इसको आपको याद रखना है। जैसे कि हम माइक्रोफोन पर जैसे बोलते हैं, तो हमने माइक्रोफोन पर बोला, तो माइक्रोफोन पर जैसे ही हमने बोला तो माइक्रोफोन की सहायता से वो सीधे एम्पलीफायर में जाते हैं, वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होकर के आपको स्पीकर में वही साउंड सुनाई देता है जो हमने सिग्नल्स प्रेषित किए थे या फिर हमने जिस चीज़ को बोला था, वही चीज़ आगे चल के आपको सुनाई देगी। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है और कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। जहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके पश्चात ध्यान देना है आपको क्वालिटी पर। ये जो होता है पूरा पूरा वायुमंडलीय शोर और हार्डवेयर की क्वालिटी पर निर्भर करती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। हाई क्वालिटी के लिए हम FM ट्रांसमिशन, इस चीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाई क्वालिटी के लिए जो है हम लोग FM ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, FM ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। और ये लगभग 40 किलोमीटर की रेंज तक सीमित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 40 किलोमीटर की रेंज तक पूरा का पूरा सीमित होता है। ये चीज़ों को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात आपका अब बात करने वाले हैं हम लोग टेलीफोन क्वालिटी की। तो टेलीफोन क्वालिटी क्या होती है आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है। टेलीफोन क्वालिटी जो होती है, आप टेलीफोन को देख सकते हैं। टेलीफोन उपकरण जो रहता है वॉइस मैसेज को भेजने का काम करता है, वॉइस मैसेज को प्राप्त करने का भी काम करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। टेलीफोन स्पीच को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, जो कि लंबी दूरी तक भेजी जा सकती है। ठीक है, लंबी दूरी तक की भेजी भी जा सकती है और सभी टेलीफोन कॉम्प्लेक्स स्विचिंग सिस्टम से लिंक होते हैं। ठीक है, किससे लिंक होते हैं, टेलीफोन जो होते हैं पूरे के पूरे ये टेलीफोन कॉम्प्लेक्स स्विचिंग सिस्टम से लिंक होते हैं, जिन्हें सेंट्रल ऑफिसेज या फिर एक्सचेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल ऑफिसेज या फिर एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पर वॉइस डिजिटल, ठीक है आपको ध्यान देना है, जहाँ पर वॉइस डिजिटल सिग्नल्स में बदलती जाती है और फिर से इससे मतलब कि लक्ष्य के ऑफिस तक के पूरा का पूरा दोबारा भेजा जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। वहाँ पर यह दोबारा एनालॉग सिग्नल्स में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं और जिससे आप लक्ष्य तक के भेज सकते हैं। इस तरह से आप टेलीफोन में पूरी स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपको याद रखना है। और वॉइस में कोई अगर गड़बड़ी नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार से किसी वॉइस में कोई प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि टेलीफोन का प्रयोग जो है वो साधारण बातचीत के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, साधारण बातचीत के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। और बिजनेस डीलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी भी इमरजेंसी में आपको अगर मदद करना है तो उस सभी तमाम प्रकार से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, साउंड यानी टेलीफोन क्वालिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो गाइज आज की इस क्लास में मैंने आपको संपूर्ण क्लास जो मैंने आपको बताया टेलीफोन क्वालिटी से लेकर के हर एक चीज़ मैंने आपको इस क्लास के माध्यम से संपूर्ण करवा दिया है, क्लियर करवा दिया है। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, साउंड के अलग अलग प्रकार के फाइल क्या होते हैं और फाइल के फॉर्मेट कैसे होते हैं, साउंड फाइल के फॉर्मेट क्या होते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, रोहित स्टडी हब के साथ।